नकीब साहब, आपके पास आने से पहले आपको नाजरीन ये जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, जब अदालत के अंदर आज जब केस लगा वहाँ पे उन्होंने क्या एतराज़ात उठाए और उसके बाद उन्होंने मीडिया को आके क्या बताया, सुनिए। इस ऑर्डिनेंस के तहत कौन से बेंच ने इस बहुत अहम केस की रिव्यू पिटिशन को सुनना है, उसके लिए 3 मेंबर्स की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। जब ये फैसला करने बैठी कमेटी, उस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ बैठने के लिए। चुनाचे जब वो कमेटी में 2 मेंबर्स रह गए तो कमेटी कोई फैसला नहीं कर सकती हमारी नज़र में कि कौन सा बेंच होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बैठे, उन 2 मेंबर्स ने तश्कील दे दी आज के 5 मेंबर बेंच। जस्टिस मुनीब साहब ने शायद इसी नुक्ते की वजह से कि इस बेंच की तश्कील ही प्रॉपर नहीं हुई थी, दुरुस्त नहीं हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने आज फैसला किया कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। नकीब साहब, ये तो एक एतराज़ है, बाकी एतराज़ात भी आपको सुनाएंगे। पहले आप तो ये बताइएगा, इस हवाले से आपके पास काफ़ी खबरें माजी में भी आपने शेयर की हैं। 26 अक्टूबर को क्या आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देख रहे हैं? देखा, बिल्कुल देख रहा हूं, लेकिन विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुका होगा तब तक। he will be the chief justice of Pakistan। ठीक है, अब ये जो आगे जो प्रोसीडिंग होती है, अब जरा इस पे थोड़ी सी बात करता हूँ। जी प्लीज। ये बहुत मोहतरम जज मुनीब अख्तर साहब ने जो खत लिखा है, बेसिकली ये तो अब जो इसका जो सिनेरियो बैकग्राउंड है वो तो सबको पता है, लेकिन एक विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एडॉप जज पे एक सवाल उठाया है कि उसका वो इख्तियार नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आइन का आर्टिकल 182 अगर मुनीब अख्तर साहब तो जानते ही होंगे, उनसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा, वो तो बहुत वाज़ेह अंदाज में कहता है कि एडॉप जज का भी वही इख्तियार है जो हाजिर जज का इख्तियार है, जो आपके करंट जजेस है उनका इख्तियार है। तो एक तो मेरा सवाल ये, दूसरे आपने हल की बात की जो आप बात कर रहे थे पहले इंट्रो में। देखिए, इसका हल ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये जो डिबेट शुरू हो गई है या जो भी आप इसको कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये तो चलता रहेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर ये है कि आप एक जुडिशियल अथॉरिटी बना दें, आप 5 जजेस ले लें टॉप, आप एक बार का नुमाइंदा ले लें, आप अटॉर्नी जनरल को ले लें, वजीर कानून को ले लें, और 2 लोग ले लें आप सरकारी और अपोजिशन की बेंच से, और इस अथॉरिटी के जरिए आप बाकी ये सारे फैसले करते रहें। अगर आप असेंबली में या सुप्रीम कोर्ट में इन मसलों को हल नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ये रोजाना जो एक चपखलिश चल रही है, ये अवाम के अंदर बहुत ज्यादा मायूसी लेकर आ रही है। आपसे दरखास्त यही है कि जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से किसी नतीजे पर पहुंचे। जी अच्छा जोई साहब, ये जो हवाला दिया है नकवी साहब ने जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खत में जो आर्टिकल 182 का जिक्र हुआ, नाज़रीन वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। जस्टिस मुनीब साहब ये फरमाते हैं कि ये जो नया बेंच तश्कील दिया गया है, इसमें जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम मियाँ खेल को शामिल किया गया है, जो आर्टिकल 182 की रूह से बतौर एडहाक जज अदालत का हिस्सा हैं। आखिर ऐसा क्यों जरूरी समझा गया कि जस्टिस रिटायर्ड मजर आलम और एक दीगर रिटायर्ड जज को 19 जुलाई के जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ द मीटिंग में खास तौर पर शामिल किया गया? मुकर्रर फ्रेमवर्क के मुताबिक कमेटी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पैगामात के तबादले में 28 जुलाई को एक एडहॉक जज को सौंपे जाने वाले काम से मुतल्लिक पैरामीटर्स तय किए थे। ये सच है कि जस्टिस मजर इस बेंच में शामिल थे जिसने अक्सरीती फैसला दिया जो अब नजरसानी में है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में इनकी बेंच में शमूलियत एक अजीब इतफाक है। ये आम बात है कि नजरसानी दरख्वास्तें उस वक्त भी सुनी जाती हैं जब फैसला देने वाले तमाम जजेस रिटायर हो चुके होते हैं। जिन हालात में ये बेंच तश्कील दिया गया है, इन हालात तो वाकयात का जायजा लिया जाना चाहिए। मैं इस बेंच का हिस्सा बनने से कासिर हूं, लेकिन ये नोट किया जाए, ये बड़ा अहम उन्होंने बात की, लेकिन ये नोट किया जाए कि ये कोई इनकार है, ना मेरी अदम दस्तयाबी को गलत लिया जाए। बराए मेहरबानी मेरे इस नोट को इस नजरसानी दरख्वास्त की फाइल में शामिल किया जाए ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इसके साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक और जो जब बेंच बैठा तो वहां पे उन्होंने बेंच की अपील के हवाले से जो कोई एतराज उठाया वो भी सुनिए। जब वो जजेस बैठे तो हमने इतराज़ किया और हमने कहा कि सर हमें एक ऑब्जेक्शन है, एक इतराज़ है कि आपकी जो बेंच है 5 मेंबर बेंच, उसकी तश्कील प्रॉपरली नहीं हुई, इसलिए ये जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो नहीं फैसला करेंगे और 3 मेंबर्स नहीं होंगे, बेंचेस नहीं बन सकते। और अगर कोई ऐसा मसला आ जाए
کہ 3 मेंबर नहीं बैठ सकते, तो फिर ये फुल कोर्ट ही फैसला करेगा कि किस तरह आगे चलना है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नज़र आती है। ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है। चौधरी साहब, ये बड़ा अहम आइनी सवाल है, आइनी बहरान है, क्या कहेंगे? नहीं, बात तो यह है कि एक क्राइसिस लाइक तो सूरत हाल पैदा हो गई है। बेसिकली जस्टिस मुनीब और जो ये अली ज़फ़र और दूसरे लोग, वो इस बेंच की तश्कील के ऊपर, यानी इसकी बुनियाद के ऊपर उनको एतराज़ात है, इसलिए वो इसमें नहीं बैठे। और उन्होंने पूरे अपने एतराज़ात बताए हैं कि वजह क्या है कि इस तरह बेंच बन ही नहीं सकता। अगर ऑर्डिनेंस को मान भी लिया जाए, लॉ एक्ट को भी मान लिया जाए, तो जब वो 3 मेंबर है ही नहीं तो आपने किस तरह बनाया? तो ये एक सिचुएशन उन्होंने अपने ख्याल से पैदा की है। अब दूसरा सवाल यह है कि 26 को वो मंसूर खाए, तो पता नहीं अगले आधे घंटे बाद क्या होने वाला है। 26 अक्टूबर तक किसने देखी है? और तीसरी बात यह है, ये 26 अक्टूबर को मंसूर को नहीं बनाना चाहते, तो ये पाकिस्तान की कौम जो इनके साथ कर रही है उसका भी ज़रा आप ख्याल कर लें। चलें, वो कर दें। नाज़रीन, ये बड़ा एक अहम नुक्ता जो है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उठाया है, जो चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं। ये बड़ी यूनिक सूरत हाल जो पैदा हो रही है या होने जा रही है कि एक जो सिटिंग जज हैं वो एक जजमेंट के आथर है। अगर वो इस बेंच में नहीं बैठते तो क्या वो बेंच मतलब उसके ऊपर लेजिटिमेसी के सवालात रहेंगे या नहीं? क्या फरमा रहे हैं बैरिस्टर साहब, सुनिए। बेंच पे भी अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे कमेटी में, हमारी यही ऑब्जेक्शन होगी कि ये नया बेंच भी अगर बनाना है उसके लिए 3 मेंबर ज़रूरी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये ऑर्डिनेंस कह रहा है। मजीद उन्होंने इस हवाले से कोई बात की सुनी? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बड़े वाजे हैं और वो ये कहते हैं कि अगर ऑर्थर जज रिटायर हो गया हो या किसी वजह से वो बेंच अब नहीं रहा, उनकी वफात हो गई है और वो अब नहीं आ सकते, तो उस सूरत में आप ऑर्थर जज के बगैर भी आप रिव्यू सुन सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्थर जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो फिर ऑर्थर जज के बगैर ये रिव्यू उनका सुना नहीं जा सकता। ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि अगर ऑर्थर जज साहब रिक्लूज करें अपने आप को या ना आ सकें या वो अपनी कोई कानूनी वजह से ना वो अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर क्या वो उसको आगे चलाया जा सकता है उस बेंच को उनके बगैर? इसके ऊपर रूल्स साइलेंट है, रूल्स में कोई ऐसा जिक्र नहीं है। जी हसन यूब साहब, एक ऑथर जज, ये भी एक यूनिक है ना, मतलब कि जैसे मुनीब अख्तर साहब को इस बात का इल्म है कि आई हैव ऑथर्ड द जजमेंट ऑफ दिस, और वो देखें अपनी पोजीशन ले रहे हैं इस टाइम। जस्टिस मुनीब अख्तर एक बड़े जो है ना काबिल जो है वो शख्स, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब को उनका हाथ का हवाला देके जो आईनी सवालात उठाए हैं। देखिए, इंसान है ना, बड़े काबिल हैं, लेकिन इंसान है, इंसान से गलती वो तो हम सब हैं, हर इंसान है, जज भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। अब 63A वाला जो फैसला उन्होंने कर दिया, अब वो यानी आइन को रीराइट कर गए या आइन को, आर्गुमेंट है आपका? नहीं, मेरा आर्गुमेंट नहीं है जी, किसी का भी आप पढ़ लें 63A को। सर मैंने पढ़ा, आप 63A को पढ़ें, मैंने फिर उसको पढ़ने के बाद उसके बाद उसकी जो तशरीह उन्होंने की है, आप इन दोनों को पढ़ें सर। बहुत तो अब बात ये है कि अब वो तो आइन के साथ वो कर जाएं तो वो ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अगर सपोजिटली ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम हो चुकी है, तो अब ये अगर जज कर दें कुछ, यानी कमेटी या नया बेंच तश्कील दे दें, तो उनको बेंच तश्कील देने का भी इख्तियार नहीं है बकौल जस्टिस मुनीब अख्तर के। अब ये डबल स्टैंडर्ड्स आ गए ना, अपने लिए मियार अलग है। फुल कोर्ट बैठ जाए और अगर जैसे देखें, ये जस्टिस मुनीब साहब का आज खत आया, उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वेरी लर्नड जज, सबको पता है उनके आप बैकग्राउंड उनका बड़े अच्छे अंदाज से आपने यू हैव कवर्ड हिम। सो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये हमने खुद ही फैसला किया था, ये एक ऑर्डिनेंस आ गया है, तो लेट्स सिट टुगेदर, तो इसको हल कर लें। जजेस के मुंह से सुने नहीं है अल्फाज, जजेस कहते हैं कि पहले है आइन, फिर है कानून, फिर आगे जो है ना कवायद वापस आते हैं। पहले आइन, फिर कानून, और फिर उसके सब सर्वेंट होते हैं रूल्स भी और रेगुलेशंस भी और जितने भी जो चीजें हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स को सुप्रीम कोर्ट कई दफा कई जजेस कह देते हैं कि जी वो कानून से बालातर हैं। जब अगर बाकी इदारों के आईनी इदारों के जो रूल्स हैं वो सब सर्वेंट है लॉ के,
تو پھر سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں وہ ان سے سپیریئر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو معیار تو ایک ہے نا جی، اسپرٹ اور پرنسپل سیم ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں سر، یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے یہ غلط روایت ہے.